homeostasis. We saw how it works, its mechanism, that different types of mechanism including osmoregulation, excretion and thermoregulation, they all work and helps in controlling and protecting the internal environment from the harms of fluctuation in external environment. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ऐसी बात नहीं है कि होमोस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंट को फिक्स कर देता है किसी एक पोजीशन पर या किसी एक स्टेट पर, बल्कि ऐसे होता है कि होम्योस्टेसिस अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो उसको चेंज करता रहता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, बट इन अ वेरी नैरो रेंज। ठीक है, उसके बाद जो उसका लास्ट टॉपिक था वो ये था कि कैसे इसमें मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, कैसे कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। तो हमने ये देखा कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज रिसेप्टर, नंबर 2 इज कंट्रोल सेंटर एंड नंबर 3 इज अफेक्टर। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको समझ आता जाए। कंट्रोल सिस्टम में इसका रिसेप्टर्स हैं, उसके बाद कंट्रोल सेंटर्स है और उसके बाद इसका अफेक्टर्स है। अब इसमें हम इसको कंपेयर करेंगे कंट्रोल सिस्टम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को विद द इसको कंपेयर करेंगे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल जैसे हमने देखी कल चेक की थी, जैसे रेफ्रिजरेटर है या इस्त्री होती है, उसमें क्या होता है कि देयर इज अ सेंसर, ठीक है, थर्मामीटर होता है, वो क्या करता है, वो टेम्परेचर को सेंस करता है, दैट मॉनिटर्स टेम्परेचर चेंज फ्रॉम अ सेट पॉइंट, उस सेट पॉइंट से टेम्परेचर को सेंस करेगा और उसके बाद कंट्रोल सेंटर को मैसेज कन्वे करता है टू टेक एक्शन आइदर बाय स्विचिंग ऑन हीटर और कूलिंग यूनिट्स in the response to drop or rise in the temperature compared to the set point। जैसे कि हमें पता है इस्त्री में भी हम एक टेम्परेचर हम एक फिक्स कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी हम एक टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं। उस फिक्सिंग से जैसे ही ड्रॉप या राइज वो टेम्परेचर को सेंस करता है तो वो क्या करता है, जो हमारा रिसेप्टर है उसको, या सेंसर है, हम अगर फिजिकल की बात करेंगे तो सेंसर होगा, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में सेंसर होगा, लिविंग में क्या होगा, रिसेप्टर होगा, क्योंकि बिकॉज वी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव रिसेप्टर्स ऑन आवर स्किन। सो इन द फिजिकल सिस्टम उसमें सेंसर होगा, जैसे थर्मामीटर है। कंट्रोल सिस्टम दोनों में वर्ड हम यूज कर रहे हैं, और कंट्रोल सिस्टम में सारा ऑपरेशन हो रहा होता है। कंट्रोल सिस्टम में वो जाकर उसको फाइनल डिसीजन के लिए उसको देता है, मैसेज कन्वे करता है, एंड फाइनली सिग्नल कन्वे किए जाते हैं फॉर स्विचिंग ऑन हीटर, कि अगर बाहर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हीटर ऑन किया जाता है। आयरन की बात कर लें, रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, या कूलिंग यूनिट्स को ऑन किया जाता है इन द रिस्पॉन्स टू ड्रॉप और राइज इन टेम्परेचर कंपेयर टू द सेट पॉइंट। इसी तरीके से लिविंग सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, देयर इज अ सेट पॉइंट इन टेम्परेचर रेगुलेटेड एनिमल। हमारे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हमारे एंडोथर्मिक, हमारे एक्टोथर्मिक, कुछ अपने बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, कुछ अपने बॉडी के टेम्परेचर को विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको चेंज करते रहते हैं। ऐसा ही सिस्टम, वर्किंग सिस्टम काम करता है कि जो रिसेप्टर्स हैं दे डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज आइदर इंक्रीज या डिक्रीज, फिर वो कंट्रोल सिस्टम को मैसेज आता है कि अगर तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, ठीक, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए, बॉडी ठंडी रहे। या अगर बाहर ठंडक है, बाहर टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो हीटिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक टर्म है दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। इसको आपने बहुत ज्यादा जहन में रखना है, ये हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन फीडबैक हम अक्सर ये वर्ड सुनते रहते हैं कि जैसे ही कुछ चल रहा होता है, जैसे कोई फीलिंग महसूस होती है, कोई ऐसी मैसेज आता है, तो उसके रिस्पॉन्स में कोई जाहिर कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया जाता है ना। अगर तो कूलिंग है तो इन द रिस्पॉन्स हीटिंग सिस्टम्स आर ऑन, ठीक है। अगर टेम्परेचर, अगर बाहर बहुत ज्यादा हीट है, बाहर टेम्परेचर हाई है, तो इन द रिस्पॉन्स कूलिंग सिस्टम ऑन किए जाते हैं। और अगर बाहर गर्मी ज्यादा है, बाहर ठंड ज्यादा है, तो अंदर हीटिंग सिस्टम ऑन किया जाता है। अच्छा, आपको इधर लग रहा है कि उल्टा है ना, कूलिंग, बाहर ठंड है तो हीटिंग सिस्टम ऑन किए जाते हैं, बाहर गर्मी है तो कूलिंग सिस्टम ऑन, मतलब इस तरह से वाइस वर्सा का है। तो इसकी जो उल्टा है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। सो दो तरह के रिस्पॉन्स आ जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि ये इनवर्स इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। कूलिंग रिस्पॉन्स होगा इन द रिस्पॉन्स टू वार्म सेंसिंग,
गर्मी सेंस हो रही है तो कूलिंग रिस्पॉन्स होगा, अगर ठंड फील हो रही है तो हीटिंग रिस्पॉन्स होगा. सो दिस इज बेसिकली इनवर्स अफेक्टर्स रिस्पॉन्स. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. और इसी की तरह ही मैं आपको कुछ ये स्लाइड्स बनी हुई हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इन डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा सा इजी हो जाता है स्टडी करना. ये हम पहले कंट्रोल सिस्टम की ही एक डायग्राम देख रहे हैं. दिस इज हाउ रिसेप्टर्स वर्क एंड कंट्रोल सिस्टम एंड इफेक्टर. दिस इज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कैसे रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड दे गिव इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है टू द कंट्रोल सिस्टम एंड देन कंट्रोल सिस्टम दे सेंड द इंफॉर्मेशन टू इफेक्टर्स. इफेक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्टर्स की हेल्प से हीटिंग और कूलिंग ऑन की जाती है. इस तरीके से इम्बैलेंस को बैलेंस रखा जाता है इस पूरे प्रोसेस. So I hope you have understand the control system, how it works. So the next topic is osmoregulation. हम अपनी बुक को भी कंसल्ट साथ साथ करते जाएंगे ताकि आपको ऐसा इशू कोई ना हो. Osmoregulation, or the next topic is water relation of the cell and how balance of the water and solutes in the body is maintained. कि पानी और साल्ट्स के बैलेंस को कैसे रखा जाता है. अब ये हमारे पास 3 तरह के मैकेनिज्म्स हैं. बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स आर यूज्ड और ये इन्वायरमेंट भी 3 तरह के होते हैं. ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्टली डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ extracellular environment. Number 1 is one condition where there is larger amount or abundant supply of water is in extracellular. सेल के बाहर बहुत ज़्यादा वाटर. दूसरी कंडीशन क्या है कि सेल के बाहर वाटर का लेवल कम है और सॉल्ट्स का लेवल ज़्यादा है. ठीक, उसमें क्या होता है, सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखते हैं. फिर उसके बाद एक थर्ड कंडीशन है विच इज़ दिस आइसोटोनिक. के सेल के इंट्रासेलुलर और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशंस वाटर की और साल्ट की इक्विवेलेंट है, बराबर है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ सेल हैज अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर इन इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट. सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में पानी की अबंडेंट सप्लाई है. सो दिस इन दिस रिजल्ट वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो क्या होता है कि सेल के अंदर भी डाइल्यूट एनवायरनमेंट यानी कि वाटर मूव्स इनसाइड और सेल बिकम टर्जिड. सेल ऐसे बिल्कुल वो टर्जिड हो जाता है और वाटर अंदर आ जाता है और अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट भी उसका डाइल्यूट हो जाता है. अच्छा, अब अगर हम इसको देखें कि जिसमें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन. दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक. अच्छा, अब ड्यू टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट सेल सोल्यूशन बिकम कंसंट्रेटेड. एक्सॉस्मोसिस होगा और एक्सॉस्मोसिस की वजह से सेल का जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट का जो वाटर है इट विल मूव आउटवर्ड एंड देन श्रिंकिंग अकर. आप ये देख रहे हैं कि एक सेल है वो बिल्कुल श्रंकन है, वो फ्लेक्सिड हुआ पड़ा है, उसका अपना इंटरनल एनवायरनमेंट सब उसका वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकल चुका है. ओके, थर्ड कंडीशन इज दिस वन आइसोटोनिक. इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट रिजेंबल कर रहा है टू इंटरनल सोल्यूशन ऑफ सेल. इंटरनल और एक्सटर्नल वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन दे आर सेम, दे आर. इसी वजह से इसका नाम जो है वो आइसोटोनिक रखा गया है. इसीलिए इसमें क्या होता है कि कोई एक्सॉस्मोसिस क्या, जैसे कि नाम से जाहिर है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दिस इज एक्सॉस्मोसिस, वो नहीं हो रहा. ठीक है, बाहर वाटर की लेवल, सेल के अंदर का वाटर का लेवल दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर और इसी तरीके से साल्ट का लेवल भी इक्विवेलेंट है. अब इसमें ना तो सेल टर्जिड हो रहा है और ना ही सेल श्रिंक कर रहा है. देखिए, सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में है. पहली कंडीशन में क्या हुआ था कि सेल टर्जिड हो गया था. यही अब सारी डेफिनेशन है, हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि सेल
consistently encounter changing extracellular environment. सेल के बाहर का लेवल जो है ये डिफरेंट हम उसमें स्टडी कर रहे हैं कि environments में क्या होता है कि if the cell has extracellular जो उसका environment है this is more diluted it will be called hypotonic. अच्छा इसमें पेपर में इसमें अक्सर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट मांगा आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. तो अगर तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है outside in the extracellular as compared to cell concentration this is called hypotonic. अच्छा दूसरा क्या है हाइपर, इसमें क्या है the more concentrated external environment as compared to internal is called hypertonic and one that resembles to internal solution is called isotonic. अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में ऑस्मोटिकली कॉजेज एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल. ठीक है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होगा कि सेल से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है. ठीक है, इसमें हाइपोटोनिक में वाटर इनसाइड द सेल आ जाता है और सेल का सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा. और इसमें क्या इसका नुकसान क्या होता है कि सेल बर्स्ट हो सकता है. ठीक, अब हाइपरटोनिक की बात कर ले तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रेंडर्स द सेल सोल्यूशन कंसंट्रेटेड. सेल क्यों कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो रहा है? बिकॉज वाटर ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट इट मूव्स आउट, वो बाहर की तरफ निकल रहा है. इसकी वजह से सेल का सोल्यूशन हायर कंसंट्रेटेड का हो जाता है और सेल श्रिंक कर जाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर. अब क्या होता है कि डिफरेंट में कंडीशंस में एनिमल्स में प्लांट्स में दे ऑल हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस. तमाम के तमाम एनिमल्स एंड द प्लांट्स दे हैव अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशंस. आइदर इट इज डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट, मोर वाटर अबंडेंट सप्लाई, और if it is very higher concentration of salts, जैसे कि मैरीन होता है. मैरीन वाटर में क्या होता है कि बाहर साल्ट की लेवल बहुत हाई होता है. तो फिश कैसे वहाँ पर एग्जिस्ट या सर्वाइव करते हैं, उनकी अपनी बॉडी के अडेप्टेशन है, वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे. इसी तरीके से ये जो हम हाइपोटोनिक हमने पढ़ा फ्रेश वाटर के जिसमें वाटर लेवल वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और साल्ट का लेवल बाहर कम है. तो कैसे fish are living organisms living in fresh water bodies, they survive in this environment and they have different adaptations. We will see in next topic. So our next topic is basically osmoregulations in the plants, that how different categories of the plants they have different adaptations and what are the different environments and how they exist. So plants are of three types on the basis of their habitats and water availability. First of all, as the name indicates, hydrophytes. Hydrophytes, this plant which grow in aquatic or abundant supply of the water. जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो पानी में रह रहे हैं या जिनकी abundant water supply है, they are called hydrophytes. अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल में जैसे आप नाम नोट कर लें, इसमें हाइड्रिला आ जाता है और वेलिस्नेरिया आ जाता है. अच्छा, इनकी क्या एडेप्टेशन हैं, इनको क्या कैसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए ताकि इनको क्या एडेप्टेशन देनी चाहिए ताकि ये वहाँ पर सर्वाइव कर सके. हमारी बुक में ही डायग्राम्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं. आप ये देख लें कि पहला एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है. दे हैव लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स. इनके पत्तों का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ताकि स्टोमेटा भी एक्सपोज होते हैं सो दैट द वाटर कैन ट्रांसपायर इजीली. For excessive transpiration, they have large surface area. फिर उसके बाद extensive stomata होते हैं और they are present on the upper surface. वैसे तो आपको पता है कि किसी भी लीफ की दो सरफेस है, upper and lower. Upper surface में इसके stomata होते हैं और stomata are facing the atmosphere to promote water loss. इनमें cuticle absent होता है और इसमें ऐसे तमाम adaptations यूज किए जाते हैं so that water को promote किया जाए, loss of water. इसकी मैं आपको दूसरी कुछ डायग्राम्स भी दिखाना चाहती हूँ कि वो कैसे ये आप देख लें. ये इसका ये देख लें वाटर का सरफेस एरिया, दे हैव एक्सपोज सेल सरफेस. ठीक है, और इनके सरफेस एरिया भी ज़्यादा है. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस सो दैट वाटर कैन ट्रांसपायर इजीली. अगर हम बेसिकली इसका ऐसे यूं एक सेपरेटली डिफरेंशिएशन देख लें तो एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट. ठीक है, दे हैव लार्ज सरफेस लीव्स
large surface area leaves to transpire water extensively, और उसकी water lily example है. So जो next class है that is mesophyte, all those plants which have moderate water availability, मतलब ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम water availability होती है, जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मल ये प्लांट्स पाए जाते हैं. इसके एग्जाम्पल में ब्रासिका है, मैंगो है और ये रोज प्लांट्स है. अब अगर दो कंडीशंस हैं, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर में मतलब इतना है पानी है कि जितना चाहिए, अबंडेंट सफिशिएंट है मतलब जितना हमें प्लांट को रिक्वायर्ड है. स्टोमेटा आर केप्ट ओपन टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर. स्टोमेटा खोल दिए जाते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर को प्रमोट किया जा सके. और अगर दूसरी इसकी अल्टरनेट सिचुएशन है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, पानी कम मिल रहा है, मतलब उस एरिया में रेनफॉल नहीं है हो रहा इतना, या वो इतनी ज़्यादा वाटरिंग नहीं हो रही, तो फिर वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज. मतलब ये बड़ा अच्छी एक अडेप्टेशन है प्लांट के लिए कि अगर तो वाटर सप्लाई अबंडेंट है तो स्टोमेटा ओपन, ठीक है, टू प्रमोट वाटर लॉस. अगर दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन है रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, पानी बहुत कम आ रहा है, तो क्या किया जाता है, स्टोमेटा आर क्लोज टू प्रिवेंट द वाटर लॉस. इनमें दूसरे और अडेप्टेशंस क्या हैं कि इनमें रूट सिस्टम और रूट हेयर्स इनके बड़े अच्छे डेवलप किए जाते हैं, और इसमें लीव्स और ब्रांच इनके ऊपर भी क्यूटिकल होते हैं. और स्टोमेटा इनमें हमेशा इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें स्टोमेटा लोअर साइड पर होते हैं. इनमें आप ये मेसोफाइट, इसकी एक एग्जांपल रोज है. So this is जो डायग्राम मैंने शो की है, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर जीरोफाइट्स. नाम से जाहिर हो रहा है, और या आप इसके डायग्राम भी देख लें. पहले हम चलें इसकी क्लासिफिकेशन में, इसके हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नाम से इसका मतलब ये है कि जीरोफाइट्स इनको बहुत ऐसे स्फीयरली ड्राई और हैबिटेट में ये रह रहे हैं विथ वेरी लेस आर नो वाटर सप्लाई. तो क्योंकि इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए इनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं. अब इसके हम अडेप्टेशन देखेंगे कि हाउ इट विल अडेप्ट इन दिस एनवायरमेंटल सिचुएशन वेयर देयर इज नो. अब इसने जिंदा भी रहना है, अपने इंटरनल सेलुलर प्रोसेसेस भी परफॉर्म करने हैं, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सेलुलर प्रोसेस दे आर टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. हमेशा पानी की मौजूदगी में ही ये सारे प्रोसेस सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. सो वो पानी को कैसे वहाँ पर उसको कंट्रोल करेगा इंटरनल एनवायरनमेंट में, ताकि वाटर की टोटल लॉस ना हो. इसका पहला क्या है कि दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल. इनके लीव्स जो होते हैं उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, लीव्स के ऊपर भी, और जैसे यहाँ पर ये देख लें इस प्लांट में आपको नजर आ रहा है, इनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत थिक क्यूटिकल, कैक्टस इसकी एग्जांपल है, और ये इसके ऊपर कवरिंग बहुत हार्ड होती है ताकि वाटर की ट्रांसपिरेशन को रोका जाए. और इसमें क्या होता है कि इनकी वैक्सी और लेदरी, इसको ऐसे ना जैसे चमड़े की तरह सख्त इसकी कवरिंग लेयर होती है. अच्छा, नेक्स्ट इसकी क्या है अडेप्टेशन, देयर स्टोमेटा आर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड लोकेटेड इन डिप्रेशन. अगर स्टोमेटा इसके होते भी हैं तो लोअर सरफेस विच इज लोअर एरिया में होंगे, और ऐसी जगहों पर होते हैं कि जहां उनका कम से कम एक्सपोजर हो विद द ड्राई एयर और ड्राई एटमॉस्फेयर से कम एक्सपोजर हो, ताकि कम से कम वाटर को ट्रांसपायर किया जा सके. अब ये क्या करते हैं कि ये दे प्लांट इन द रेनी सीजन ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं फॉर द यूज इन ड्राई कंडीशन. और इनमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं विच आर कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन्स, मतलब ये क्या करते हैं, ये पानी को अपने अंदर जमा कर लेते हैं. सो इनके स्टेम्स भी होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स. वहाँ पर फोटोसिंथेसिस, इस एरिया में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि कैसे इन द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस दिस प्लांट्स सर्वाइव एंड दे यूज डिफरेंट एडेप्टेशंस फॉर द वाटर saving. So the next topic is osmoregulation in the animals. Animals कैसे अपनी bodies को water और salt के concentration को balance करते हैं. अब इसमें दो phenomena है, ठीक है. पहला हम इसको देखेंगे कि एक तो वो animals हैं which are osmoconformers and others are osmoregulators. As the name indicates, osmoconformers that animals which have fixed their internal environment, ठीक है, which animals which have kept their body fluid isotonic to external environment. अब जिनका internal environment external से एक तरह का आइसोटोनिक हो गया, मतलब उसका वाटर का और साल्ट का लेवल इक्विवेलेंट हो गया,
ठीक है, तो वो दे आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फॉर्मर। अच्छा, अब वो जहाँ पर भी रहते हैं आइदर दे आर लिविंग इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्यों मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है विच इज हाइपोटोनिक, ठीक, वहाँ पर बाहर इन्वायरमेंट जो है विच इज मोर डाइल्यूटेड, वाटर की लेवल ज़्यादा है, साल्ट बाहर कम है। तो हाइपोटोनिक में एंड इवन फॉर मेरीन साल्ट वाटर एनवायरनमेंट के मेरीन में बाहर हाइपरटोनिक है। ये ध्यान कीजिएगा कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या फर्क हमेशा ध्यान में रखना है। हाइपरटोनिक में साल्ट वाटर एनवायरनमेंट में बाहर साल्ट ज्यादा है। सो इन द ऑस्मोकन्फॉर्मर्स these organisms, even if they live in marine salt water, they have kept their internal environment isotonic to the external environment, और फिर जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इंटरनल स्टेट को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसा बाहर का एनवायरनमेंट है, वाटर लेवल बाहर है, जितना साल्ट लेवल बाहर है उतना ही उन्होंने अपने अंदर भी फिक्स कर लिया। सो दे आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। दूसरा जो टाइप है विच आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, दे कीप ऑन रेगुलेटिंग। ठीक है, ये वाटर अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा हो गया, ये वाटर को बाहर रिलीज कर देंगे। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में साल्ट ज्यादा हो गया, वो साल्ट को बाहर रिलीज कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, दे हैव बॉडी, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड से चूंकि डिफरेंट है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अगर एक्टिवली रेगुलेट, रेगुलेशन में क्या करते रहते हैं, एक्सेस वाटर डिस्चार्ज करेंगे हाइपोटोनिक। अगर तो वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ बाहर साल्ट वाटर ज्यादा है, तो वो एक्सेस रिलीज करते जाएंगे, वाटर को बाहर रिलीज करते जाएंगे। और अगर वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में बाहर साल्ट ज्यादा है, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट का साल्ट बाहर रिलीज करते जाएंगे। सो ड्यू टू दिस रेगुलेशन एक्टिवली परफॉर्म एवरी टाइम, दे आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ये ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल्स, दे लिव इन वेरियस एनवायरमेंटल सिचुएशन, दे कैन बी मेरीन, इट कैन बी फ्रेश वाटर एंड इट कैन बी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब अगर हम ये देखें कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, मेरीन वाटर की अपनी एडेप्टेशंस हैं, फ्रेश वाटर की एनिमल्स की अपनी एडेप्टेशंस हैं, एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की अपनी एडेप्टेशंस हैं। सो इन तमाम एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस में क्या क्या एडेप्टेशंस आ जाती हैं, वो अपनी बॉडी को कैसे उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसको हैबिचुअल करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट, वी विल स्टडी इट टुमारो इंशाल्लाह।